हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास से पढ़ाऊंगी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का बच्चों ये थर्ड यूनिट चल रहा है हमारा, और आई होप कि आज हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग, कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं तकनीकें किसकी, परामर्श की। परामर्श की तकनीकें, ठीक है। देखिए, परामर्श एक सहायता प्रक्रिया है और इसके द्वारा व्यक्ति या विद्यार्थी से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में मदद किया जाता है। तो सबसे पहले काउंसलर या कहें कि परामर्शदाता सबसे पहले समस्या की पहचान करता है, व्यक्ति की समस्या का पहचान करना। उसके बाद जब समस्या की पहचान हो जाती है कि किस क्षेत्र में समस्या की समाधान की ज़रूरत है, तो समस्या को पहचानने के बाद उसके निदान के लिए वो विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्रित करता है, डेटा कलेक्ट करता है, और उसके बाद डेटा कलेक्ट के बाद उसके विश्लेषण करने के बाद उसका निदान हो जाता है, उसके कारण का पता चल जाता है। देन काउंसलर क्या करता है, परामर्श देता है या सजेशन देता है। समस्या का समाधान नहीं करता, वो केवल सजेशन देता है और व्यक्ति को स्वयं से निर्णय लेने के लिए तत्पर करता है और तैयार करता है। तो उसके लिए बच्चों कोई ना कोई तो टेक्निक वो लगाता होगा, काउंसलर कुछ ना कुछ तकनीकों का प्रयोग करता है, जिससे कि जो ये परामर्श प्रक्रिया है वो व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सके और सही उसे निर्णय मिल सके। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ करता है काउंसलर। तो वो आज टेक्निक्स हम जानेंगे कि कुछ किस टेक्निक से हमारे काउंसलर कार्य करते हैं, किस किस टेक्निक्स को फॉलो करते हैं और यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें टेक्निक की, तो सबसे पहले टेक्निक आती है हमारी श्रवण। श्रवण, जिसको क्या कहेंगे, लिसनिंग। लिसनिंग टेक्निक। सबसे पहले श्रवण। श्रवण का मतलब क्या है, सुनना। मैंने अभी आपको क्या बताया कि काउंसलर समस्या की पहचान तभी कर पाएगा जब वह व्यक्ति की समस्या को ढंग से सुनेगा, ध्यानपूर्वक सुनेगा। तो सबसे पहला टेक्निक उसे क्या यूज़ करना है कि क्लाइंट के, परामर्श प्राप्त करता या कहिए क्लाइंट जो भी है उनका, जिसकी समस्या है, उसकी बातों को ध्यान से सुने और एक एक चीज़ को नोट करे, जिससे कि आगे भविष्य में जब उसे काउंसलिंग करना हो तो वो सारी चीज़ें वह उसका यूज़ कर सके। तो सबसे पहला टेक्निक है श्रवण, लिसनिंग। ध्यान से समस्या को सुनना, व्यक्ति को सुनना, व्यक्ति की समस्याओं को सुनना। फिर उसके बाद उससे संबंधित क्या करना, प्रश्न करना। क्वेश्चनिंग करना, ठीक है। प्रश्न पूछना मतलब समस्या से संबंधित क्लाइंट से आप विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछने से क्या होता है, मन के जो भी अंदर छुपी विचार हैं या मन में जो भी चीज़ें दबी हुई हैं, उसको क्लाइंट पूरे एक्सप्रेस करेगा और सही से सारा डाटा काउंसलर को मिल सकता है। अब प्रश्न में वह खुले प्रश्न भी कर सकता है, खुले प्रश्न भी कर सकता है और बंद प्रश्न भी कर सकता है। अब ये खुला प्रश्न और बंद प्रश्न क्या है बच्चों? खुला प्रश्न है जिसमें कि आप कुछ भी आगे ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। ये लचीला होता है। क्या होता है? लचीला, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। और जो इसके आंसर होते हैं, मतलब जो खुले प्रश्न के आंसर होते हैं, उसमें क्लाइंट
या विद्यार्थी जो प्रश्न के आंसर दे रहे हैं वो पूरी तरह से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मतलब इसमें कोई फाउंडेशन नहीं होता है कि आपको बस इतना ही लिखना है या आपको इतना ही बताना है, आपको इतना ही उत्तर देना है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप खुले तरीके से जितना भी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जितना भी अपने विचारों को दे सकते हैं, दीजिए। तो ये हो गया हमारा खुला प्रश्न। और बंद प्रश्न क्या है? जैसे कि शब्द से ही समझ में आ जाता है कि बाउंडेशन, आपको बाउंड कर दिया जाता है, आपको बंद कर दिया जाता है कि मतलब आपको बस इतना ही आंसर देना है, इससे ना एक शब्द ज़्यादा ना एक शब्द कम। तो जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं बच्चों, वो किस में आते हैं? बंद प्रश्न में आते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे खुले प्रश्न में आते हैं। तो आई होप आपको दोनों बंद प्रश्न और खुले प्रश्न समझ में आ गए होंगे, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंद प्रश्न और खुले प्रश्न से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न करना भी दूसरी टेक्निक में हमारा आता है। तो प्रश्न करिए। उसके बाद जब प्रश्न हो गया, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, ठीक है, क्लैरिफिकेशन करना मतलब जितनी बातें उसने बताई, क्लाइंट ने जितनी चीज़ें बताई, जितनी प्रश्नों का उत्तर दिया, उसमें आप चीज़ों को उसको क्लैरिफाई करते जाइए, स्पष्ट करते जाइए कि नहीं इसमें ये चीज़ गलत है, नहीं इसमें ये चीज़ आपको करना चाहिए था। मतलब उसको क्लियर करिए हर चीज़, जो भी उसके मन के उद्गार हैं, जो अंदर छुपे हुए चीज़ें हैं जिससे कि वो समस्या उसके अंदर पैदा हो रही है, जिससे कि वो स्ट्रेस में है, उन सारी चीज़ों को क्या करना है? धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपको स्पष्ट करना है। तो स्पष्टीकरण बहुत मुख्य टेक्निक में आता है। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण के बाद सहानुभूति, जो बहुत जरूरी है। सहानुभूति, भाती, ठीक है। तो सहानुभूति मतलब आप क्लाइंट के साथ, अगर आप काउंसलर की भूमिका में हैं तो आप क्लाइंट के साथ एक मधुर संबंध स्थापित करिए और उसको सहानुभूति बीच बीच में जो वो, क्योंकि वो पूरे स्ट्रेस में है, उसके सामने बहुत समस्याओं, पूरा जूझ रहा है वो समस्याओं से, तो ऑब्वियसली वो बहुत स्ट्रेस में है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है, चारों तरफ उसके अंधकार दिख रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको उसके ऊपर चढ़ना नहीं है, कोई दबाव नहीं डालना है। क्या करना है आपको? आपको उससे सहानुभूति दिखानी है, उससे प्रेम पूर्वक, सिंपैथी दिखा करके कि नहीं बेटा मैं आपके साथ हूँ, आपकी समस्या का समाधान होगा। क्यों नहीं होगा? आप इस चीज़ को क्यों स्ट्रेस में ले रहे हैं? ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपके लिए छोटी चीज़ है। इन सारी चीज़ों का समाधान होता है। इस प्रकार से उससे सहानुभूतिपूर्ण बात करें और सहानुभूतिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डालें, ठीक है। तो ये टेक्निक यूज़ करके हम एक व्यक्ति के अंदर जिसकी समस्या है उसके सारे विचारों को जान सकते हैं और उसकी समस्या का समाधान करने में उसकी मदद कर सकते हैं। फिर उसको प्रोत्साहन दीजिए। नेक्स्ट टेक्निक है प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट। प्रोत्साहन दीजिए, उसको प्रोत्साहित करिए कि जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, जिस चीज़ का आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उस चीज़ का निर्णय आपको लेना पड़ेगा। आप इस वे से आप इस निर्णय ले सकते हैं, इस तरह से आप अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आप में वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो योग्यता है। तो उसको आप क्या करिए? एनकरेज करिए, प्रोत्साहित करिए, जिससे कि वो अपने मन के भावों को, मन के विचारों को आपके सामने प्रकट कर सके, ठीक है। उसके बाद आत्म प्रकटन, आत्म प्रकटन, सेल्फ डिस्क्लोजर।
आत्म प्रकटन काउंसलर करेगा, मतलब जिस तरह की समस्या है उस तरह की समस्या से संबंधित अपने विचार भी प्रकट करेगा कि भाई मेरे साथ भी ये दिक्कत थी, देखो मैंने तो इस तरह से अपनी समस्या का समाधान कर लिया। खुद के जो चीज़ अंदर खुद के अंदर है वो सारी चीज़ें उसके सामने प्रकट करो, जिससे कि वो उससे कंपेयर करे कि चलो इनकी समस्या समाधान हो गया तो निश्चित मेरी भी समस्या का समाधान होगा। तो आप अपने को डिस्क्लोज करिए उसके सामने, अपने ये चीज़ जो भी आपके अंदर है वो सारी चीज़ें उसके सामने डिस्क्लोज करिए, ठीक है। तो अंदर जो भी आपके विचार हैं उसको उसके सामने क्या करिए, प्रकट करिए। उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है मौन। नीचे लिख देती हूँ बेटा, मौन। मौन का मतलब है साइलेंस। मौन का मतलब साइलेंस। क्या आपको काउंसलर को कुछ बिल्कुल चुप्पी बांध के बैठ जाना चाहिए? नहीं। मौन का यहाँ मतलब है कि शांति से पहले बिल्कुल शांत होकर के बिना कोई डिस्टर्ब किए हुए सबसे पहले आप क्लाइंट की बात को शांति से सुनिए, जिससे कि उसको क्या लगे कि मेरी बात ध्यान से सुना जा रहा है। और ध्यान से सुनने के बाद मतलब उसे ये लगे कि काउंसलर मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है और मेरी बातों पर वो इंटरेस्ट ले रहा है, रुचि ले रहा है, मेरी बात का मजाक नहीं उड़ा रहा है। उसे ये विश्वास हो जाता है कि तभी वो क्या करता है, अपनी गोपनीय बातों को, क्लाइंट जो है अपनी गोपनीय बातों को परामर्शदाता के सामने रखता है। और जब तक बेटा मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक काउंसलर को ऑथेंटिक डेटा प्राप्त नहीं होता है तो तब तक वो किसी भी समस्या का समाधान करने में मदद नहीं कर सकता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके जो भी आपको बीमारी है उसको डायग्नोज करता है, उसके कारण को जानता है, और कारण जानने के लिए आपसे वो विभिन्न प्रकार के डेटा एकत्रित करता है, जैसे साक्षात्कार करके, इंटरव्यू करके, आपसे बहुत विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस करके आपको अपने विश्वास में लेकर के आपसे क्वेश्चन करता है कि समस्या का कारण जान सके, और आप सारी चीज़ें उनको बताते हो। अगर आपने अपनी बीमारी छुपा ली, आपने अगर सही डेटा उनको नहीं दिया, कोई चीज़ें छुपा ली, तो क्या सही इलाज आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो इसी तरह से समस्या के समाधान करने में आप पहले चुप होकर के पूरा सुनिए उसकी बात को कि वो कहना क्या चाहता है, तो उसको विश्वास में लीजिए कि जो भी कुछ तुम बोल रहे हो उसको मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। तो ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर काउंसलर को फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है, उसके बाद मौन रहना, उसके बाद सुझाव देना। सुझाव देना, सजेशन, ठीक है। जब आपने ध्यान से सुन लिया, सारी चीज़ें, सारे विचार आपके सामने आ गए, उसके बाद आप कोई उसको सुझाव दीजिए। सुझाव दिया जाता है, समस्या का समाधान नहीं किया जाता है। सजेशन दीजिए कि आप इस तरह से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो उसको सुझाव दो और उसके अंदर क्या करना है, आत्मदृष्टि विकसित करना है। क्या करना है? आत्मदृष्टि विकसित करना है। आत्मदृष्टि विकसित करना मतलब सुझाव दिया आपने और उसके अंदर आत्मदृष्टि विकसित की। डेवलपिंग इनसाइट, ठीक है। तो डेवलप करना, इनसाइट को डेवलप करना मतलब स्वयं को पहचानो, अपनी शक्ति को जानो, अपनी योग्यता को जानो, अपनी रुचि को जानो, उसके अंदर खुद की आत्मा की पहचान करना कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से उसके अंदर आत्मदृष्टि विकसित करना, जिससे कि वह अपनी समस्या का समाधान के लिए स्वयं निर्णय ले सके कि हमें क्या करना है, और जो भी समस्या उसके सामने है उसको वह समाधान कर सके।
तो इन सारी टेक्निक्स को यूज़ करके एक काउंसलर अपनी परामर्श प्रक्रिया को बेहतर बना सकता है और किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सकता है। तो आई होप कि आज आपको समझ में आ गई होंगी कि किस किस टेक्निक का यूज़ करके काउंसलर अपने काउंसलिंग को बेहतर करता है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। थैंक यू।